जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। हमारे साथ इस वक्त जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो अटैच हो चुके हैं ऑनलाइन, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। और तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से हम लोग वेलकम करते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में तारुफ करवाते चलें कि हम लोग पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इंटरिम कमेटी जो है वो आपके लिए हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार जो है वो कंडक्ट कर रही है, जिसका टॉपिक है इंजरीज ऑफ वेट लिफ्टर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन। और ये सब आप लोग सब मुझे सुन सक रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आप हाँ जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी जो है वो मैं आपको बता रहा था। ठीक हो गया सर। मैं आपको तारुफ करवा रहा था कि हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, ये एक फर्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जिसमें जब ये ऑर्गेनाइज करना था हम लोगों ने, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो यही हुआ था कि हम लोग इसको कैसे कंडक्ट करेंगे। तो कुछ सिफारिशात जो आई वो यही आई थी कि हम लोग इसको ऑनलाइन जो है वो इसको हम लोग फिजिकली जो है वो कंडक्ट करते हैं। जिससे जो है वो फिर एक क्वेश्चन क्वेरी ये रेज हुई कि अगर तो फिजिकली करेंगे तो काफी जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं वो इसको जो है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो लोगों की फैसिलिटी के लिए जो है वो हम लोगों ने इसको जो है फिर कसरत राय से जो है वो इस पे डिसाइड किया कि आप लोगों को जो है ना वो ऑनलाइन फोरम पे लेके जाए, और जिसमें जो है वो आप लोगों को तालीम जो है वो दी जाएगी। तो सर मैं मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आपको ले चलते हैं हमारे हाफिज साहब जो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इंटरिम कमेटी के मेंबर हैं, उनके एड्रेस की जानिब आपसे वो देखते हैं कि आप हाफिज साहब जो हैं वो आपको क्या मैसेज आपके लिए लेके आए हैं। ओवर टू यू सर, हाफिज साहब। हेलो जी, साकिब भाई। Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great privilege for me to welcome you all in this webinar on injuries of weightlifters and their rehabilitation. This webinar is the first ever effort of the Anti-Doping and Medical Commission of the Interim Committee of Pakistan Weightlifting Federation. I pay my profound gratitude to the chairperson and secretary of the Anti-Doping and Medical Commission for this initiative. I hope that their next focus would be clean and real weightlifting free from doping. I welcome Dr. Muhammad Usama Islam, who is the presenter of this webinar, and hope that he would make his utmost effort to highlight major injuries experienced by the weightlifters and give them important tips how to recover from such injuries and continue weightlifting with full recovery and lot of confidence. मैं डॉक्टर हाफिज ज़फ़र इकबाल पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की इंटरिम कमेटी की जानिब से इस वेबिनार के तमाम शुरका को खुशामदीद कहता हूँ। इस वेबिनार का बुनियादी मकसद वेट लिफ्टर्स में चोटों और उनके तदारुक से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। दौरान खेल चोट लगना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन मुनासिब हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके और बर वक्त इलाज से इनका जल्द तदारुक मुमकिन हो सकता है, जिसके नतीजे में खिलाड़ी दोबारा ट्रेनिंग करने और मुकाबलों में हिस्सा लेने के काबिल हो सकता है। वेट लिफ्टर्स को कौन कौन सी चोटें लग सकती हैं और उनका तदारुक कैसे मुमकिन है, ये सब आपको बताएंगे डॉक्टर मोहम्मद उसामा इस्लाम, जो कि इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर उसामा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन्होंने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में MS डिग्री हासिल कर रखी है।
16 जनवरी 2024 पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री में एक तारीख साज दिन की हैसियत रखता है, जब हम अपने वेट लिफ्टर्स को जदीद तर्ज तालीम से रूशनास करवा रहे हैं, जिसमें तमाम सूबों और महकमों के वेट लिफ्टर्स बैक वक्त हिस्सा ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम शुरका पूरी दिलजमी और तवज्जो से इस वेबिनार में शिरकत करेंगे और आखिर में हमें अपनी आरा से भी आगाह फरमाएंगे। मैं इस वेबिनार की पेशावराना और तकनीकी मुआवनत के लिए जनाब प्रोफेसर खिज़र हयात राजा और साकिब फयाज साहब का मशकूर व ममनून हूँ और तवक्को करता हूँ कि वो अपनी मुआवनत आइंदा भी जारी रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका आपके रिमार्क्स का हम लोग मशहूर हैं। ये आपकी ही जो है वो काविश है जिसमें आपने हम लोगों को सबको मोटिवेट किया है, इंटैक्ट रखा है और इन लाइन रखा है, ताकि जो है हम लोग अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें। बाकी आप सबके लिए आप सबके लिए जी थोड़ा सा इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गोशगुजार करता चलूँ इसके हवाले से। यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट जो आप हमारा जो नेक्स्ट इसमें आप सेशन जो वेटिंग है वो डॉक्टर जो है उसामा, हम लोग उनके पास चलेंगे और डॉक्टर उसामा से हम लोग जो है वो कुछ देखेंगे कि इंजरीज पे वो हमारे लिए क्या लेके आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद उसामा इस्लाम जो है वो कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप एक्स स्पोर्ट्स फिजियो एट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी रहे हुए हैं। इसके अलावा आप जो है वो ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप सर्व कर रहे हैं लाइन हार्ट फिटनेस क्लब के साथ। साथ साथ जो है वो आप एसोसिएट भी हैं पंजाब वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के साथ। तो हम लोग आइए उनकी तरफ चलते हैं और वो देखते हैं कि आपके लिए वो क्या जो है वो इंक्रीज के हवाले से क्या चीज़ें लेके आए हैं। उनके पास जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं, काइंडली आप को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आपने वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछना है। और वो कैसे पूछना है, आपने सबसे पहले अपना नाम मेंशन करना है और अपने नाम के बाद आपने उसमें जो है वो क्वेश्चन अपना रेज करना है। आपके क्वेश्चन जो है वो नोट करके, तो इस सेशन के एंड पे जो क्यूए सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें डॉक्टर उसामा को फॉरवर्ड किए जाएंगे और आप वो डॉक्टर उसामा आपके क्वेश्चन का जो है वो जवाब देंगे। तो एक बार फिर रिपीट करता चलूँ, काइंडली आपने अपना नाम और अपना जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल देना है। वहां से आपका क्वेश्चन जो है वो लेके आप डॉक्टर उसामा को दिया जाएगा। तो चलते हैं जी हम लोग डॉक्टर उसामा की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी डॉक्टर उसामा साहब, ये ओवर टू यू। थैंक यू साकिब फॉर हैविंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो डिस्कशन इस सेंस में है कि हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग को किस तरह से प्रमोट करना है और वेट लिफ्टर्स को किस तरह से हम लोगों ने एक अच्छी जगह पे उसको हमने लेके जाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले जिन जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, आज हम वो सब चीज़ों को जो सा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक वेट लिफ्टर को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे, उसको किस तरह से हम इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, उनको किस तरह से हम रिहैब करेंगे। तो सबसे पहले जो सा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेट लिफ्टिंग क्या है। यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स कोचेज़ है, सब बेहतर तौर पे जानते हैं वेट लिफ्टिंग के हवाले से, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो सी हैं वो वेट लिफ्टिंग के हवाले से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो कि वेट लिफ्टिंग आमतौर पे क्या होता है कि हमारे पास ऐसी स्पोर्ट है जिसमें हम लोग डायनामिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। डायनामिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मुराद ये होता है कि जिसमें हमारे मल्टीपल जॉइंट्स जो से होते हैं वो उनमें स्ट्रेंथ के साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं और वो वेट को जो सा होता है वो लिफ्ट कर रहे होते हैं।
अब इसके अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर क्या है कि डायनामिक स्ट्रेंथ स्पोर्ट है, जिसके अंदर हम मैक्सिमल वेट जो सा है वो लिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसमें 2 टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं आमतौर पर वेट लिफ्टिंग के अंदर, जिसमें स्नैच आ जाता है और क्लीन एंड जर्क आ जाता है। ये जो स्पोर्ट होती है ये आमतौर पर फोकस कर रही होती है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी पावर के ऊपर। जितनी आपकी स्ट्रेंथ और पावर, ये हमारे पास फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ एंड पावर, जितनी ये हमारे पास ज़्यादा होंगी, जितनी हम इसके अंदर एफिकेसी होगी, उतनी हम अच्छे तरीके से वेट को जो सा है वो लिफ्ट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बेनिफिट्स क्या हैं वेट लिफ्टिंग के। हम लोग वेट लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है, एक वेट लिफ्टर है, उसने वेट लिफ्टिंग को चूज़ कर लिया है, तो उस चूज़ करने से उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट उसको ये होगा कि उसकी स्ट्रेंथ गेन होगी, उसका मेटाबॉलिक जोन सा है वो बूस्ट होगा, उसकी बोन जोन सी है वो हेल्दी होगी, उसकी जो मेंटल और फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होंगे, रिजॉल्व होंगे, उसको सोचने की सलाहियत उसकी जोन सी है वो बढ़ेगी। ठीक है, मैं आमतौर पे कहता होता हूँ वेट लिफ्टर्स को कि जो बंदा वेट लिफ्टिंग करता है ना, वो वेट उठा रहा है, वो दुनिया के जितने भी वेट हैं उन सबको उठा सकता है। उसमें क्या है कि उसको इस ट्रेनिंग से ये चारों चीज़ें उसके अंदर जो सी हैं वो बूस्टअप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ इश्यूज जो जितने भी होते हैं उनको जो है वो रिजॉल्व किया, ये ट्रेनिंग जो सी है रिजॉल्व करती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि एक वेट लिफ्टर्स को 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक तो ये है कि उसके अंदर इंटेलिजेंट होना चाहिए इस वेट लिफ्टर को। दूसरा, उसकी टेक्निक जो सी है वो बेहतर होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और चौथा, उसके इक्विपमेंट जो सी हैं वो बेहतर होने चाहिए। जब ये 4 चीज़ें उसके अंदर होगी तो वो वेट लिफ्टर एक बेहतर वेट लिफ्टर जो सा है वो बन सकता है। और एक वेट लिफ्टर को बेहतर बनाने के लिए जो टीम हमारे पास मौजूद होती है, जो कि एक वेट लिफ्टर को बेहतर तौर पर बूस्टअप करती है, उसको एक नीचे से लेवल से ऊपर लेवल तक लेके जाती है, उस टीम के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, हेड कोच होते हैं, आपके परफॉर्मेंस डायरेक्टर होते हैं, आपकी बायोमैकेनिस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस्ट होते हैं। ये सारे वो हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं या वो हमारे पास डिसिप्लिन्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एक वेट लिफ्टर्स को नीचे लेवल से अपर लेवल तक जो सा होता है वो लेके जाने में उसकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर एक मेल वेट को उठा रहा है और ये जो रेड कलर के पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि किन किन जगहों पे जो सा है वो इंजरी के चांसेस होते हैं जब वो एक वेट को लिफ्ट करता है। जब एक वेट लिफ्टर वेट को लिफ्ट करता है, कहाँ कहाँ पर उसके फोर्स जो सी होती है वो एक्सर्ट कर रही होती है, कहाँ कहाँ पर जोर उसको जो सा है वो पड़ रहा होता है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा शोल्डर के ऊपर उसके ज़्यादा जो सी है वो फोर्स जो सी है वो लग रही है, नी ज्वाइंट के ऊपर लग रही है और बैक पे लग रही है। जब भी हम लोग किसी वेट को उठाते हैं, जब तक आपकी बेस जो सी है वो स्टेबल नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, तब तक आप जो सा है वो वेट को लिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने मसल्स के ऊपर, अपने बेस के ऊपर जो सा है वो ध्यान दें, ताकि जो सा है हम लोग मैक्सिमम वेट्स को जो सा है वो हम लिफ्ट कर सकें। अच्छा, बहुत सारे वेट लिफ्टर्स मेरे पास आते हैं जो कि अभी बेसिक लेवल पे होते हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, और उनका कहना ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे हमें बताएं कि हम ज़्यादा वेट किस तरह से उठाएं। तो वेट ज़्यादा उठाना जो सा है वो एक महारत नहीं है, वेट को अच्छे तरीके से उठाना जो सा है वो एक महारत है कि आप उसको एक प्रॉपर टेक्निक से उठा रहे हो। ठीक है, जब हम उस चीज़ को प्रॉपर टेक्निक से नहीं उठा रहे होते वेट को, तो देन हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे जॉइंट्स के ऊपर, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर डिफरेंट गलत फोर्सेस लग जाती हैं जो कि आपको इंजरी का कॉज कर देती हैं। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि वेट ज़्यादा उठाना महारत नहीं है, वेट को अच्छे तरीके से लिफ्ट करना, उसको प्रॉपर टेक्निक के साथ लिफ्ट करना, अपने कोच, अपने फिजियोथेरापिस्ट, अपने न्यूट्रिशनिस्ट, इन सब से गाइडलाइंस लेके और अपने बॉडी को बेहतर तौर पे बूस्ट अप करना, डेवलप करना, तो देन जो सा हम लोग एक अच्छा वेट लिफ्टर जो सा है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है एक एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी से मुराद ये है कि हमारे पास डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इन स्पोर्ट्स के अंदर वेट लिफ्टिंग के कितनी परसेंट इंजरी के चांसेस हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। जिस तरह बताया हुआ है कि आइस हॉकी के अंदर सबसे ज़्यादा जो से हैं वो इंजरी के चांसेस होते हैं, 54% है। उस तरह से आप नीचे आए तो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग के अंदर यहाँ पे बताया गया 2.4 to 3.3 जो से हैं वो इंजरी रेट जो सा है वो उसका मौजूद है।
अच्छा, इस स्लाइड के अंदर देखें कि स्ट्रॉम बैक था 2018 के अंदर, उसने जो है वो रिसर्च की थी। उसने देखा था कि वेट लिफ्टर्स के अंदर किन किन जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं। तो उसने बताया था कि लंबोपेल्विक रीजन आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे तस्वीर के अंदर जो बैक का निचला हिस्सा होता है उसे हम लंबोपेल्विक रीजन कहते हैं। 41% चांसेस जो हैं वो उसके होते हैं इंजरी होने के, वहाँ पे पेन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर है 33% है, हिप है 30% और नी हमारे पास है 16% जो हैं। ये वो हिस्से हैं जहाँ पर ज़्यादा फोर्सेस जो होती हैं वो एक्सर्ट कर रही होती है, जो कि इंजरी के जो है वो कॉज होती है। तो हमें इन हिस्सों को जब तक हम स्ट्रेंथन की तरफ नहीं लेके आएंगे तब तक जो है वो हम लोग एक अच्छा वेट जो है वो लिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उनको देख रहा होता हूँ कि उनकी सिर्फ ये कोशिश होती है कि मैंने सिर्फ वेट उठाना है, ठीक है, और वो वेट उठाने के लिए सिर्फ उसी मसल्स को ही यूज़ करके और उसी मसल्स को ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जबकि आसपास के जितने भी मसल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हम लोग भूल जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं करते, जिसकी वजह से आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि एक वेट लिफ्टर है जो वो क्लीन कर रहा है, वो क्लीन करते हुए सिर्फ अपने इंटीरियर शोल्डर के मसल्स को ही ट्रेन कर रहा है, वो आपके लेटरल मसल्स को ट्रेन ही नहीं कर रहा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि शोल्डर के अंदर कितने मसल्स होते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग, और किन मसल्स को हम सिर्फ ट्रेन कर रहे होते हैं और किन मसल्स को हम छोड़ देते हैं। और जब हम उन मसल्स को छोड़ देते हैं तो देन जो से होता है हमें इंजरी के चांसेस जो से होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और देन हम लोग जो से अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के अपना कैरियर सारा ख़राब कर देते हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जी हमारे पास फीमेल वेट लिफ्टर्स के बारे में मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कोचेज़ होंगे जो फीमेल्स को जो है वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो फीमेल्स के अंदर किन किन रीजन्स के ऊपर हमें जो है वो इंजरी के चांसेस जो से होते हैं, क्योंकि फीमेल्स की जो बॉडी या फिजिक है वो मेल्स की निस्बत क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। उस चेंजिंग की वजह से उनके ऊपर लोडिंग और फोर्सिंग फैक्टर्स जो से होते हैं वो ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो फीमेल वेट लिफ्टर है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस आते हैं वो थोरैसिक रीजन पे आते हैं। आपका जो सीना, आपकी जो चेस्ट है, ये इसे हम थोरैसिक रीजन कहते हैं, इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं 28%। देन उसके बाद शोल्डर पे आता है। फीमेल्स की हिप जो सी होती है वो ब्रॉड होती है, नेचुरल फिनोमेना है, जिसकी वजह से हिप के ऊपर भी उनके जो से होते हैं वो इंजरी के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लंबोपेल्विक रीजन आ जाता है, जिन सर्वाइकल आ जाता है, देन थाई आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फीमेल के अंदर थे जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट रीजन्स बताए कि किन रीजन्स के ऊपर जो है वो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इंजरीज हैं, इंजरीज की कितनी टाइप्स होती हैं, ये किस तरह से कौन कौन सी इंजरीज जो सी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। सबसे पहले इंजरी मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो है मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि मसल का टूट जाना। जब वेट को ज़्यादा उठाते हैं, अपने मसल्स की स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मसल इतना हेल्दी नहीं होता और मसल टूट जाता है, कट जाता है, या जहाँ से वो अटैच हुआ होता है वहाँ से कट जाता है, या वो मसल बैली से जो है वो कट जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इंजरी को हम कहते हैं मसल स्ट्रेन। दूसरा हमारे पास होता है जी लिगामेंट स्प्रेन। लिगामेंट स्प्रेन का मतलब ये है कि हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। मसल वो होता है जो कि मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा है, मसल सिर्फ बोन के साथ अटैच करके मूवमेंट करवा रहा है। लेकिन लिगामेंट क्या होता है, एक ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि जॉइंट के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि एक हड्डी को हड्डी से जोड़े होते हैं। जिसके अंदर बेहतर मिसाल बता देता हूँ कि अक्सर लोगों का पैर मुड़ जाता है और मुड़ के जो है वो कहते हैं जी मोच पड़ गई है। उसमें क्या होता है कि आपका लिगामेंट जो सा होता है वो उसमें स्प्रेन होता है, जैसे हम एंकल स्प्रेन भी कहते हैं। लिगामेंट स्प्रेन हो जाता है, टूट जाता है, उसके कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं, तो उसे हम लिगामेंट स्प्रेन। तो ये भी एक इंजरी हमारे पास। तीसरी इंजरी क्या है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है कि अगर कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी के बाद हमारे पास वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, आपके जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूइड बाहर निकल आता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई है वहाँ पे। ठीक है, या आपकी जो सी है वो कोई आउटर स्किन के ऊपर जो है वो इंजरी हो गई है और उसके आसपास सारी स्वेलिंग हो गई है, उसे हम कहते हैं ये इन्फ्लेमेशन है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो ओवर यूज इंजरी। जब हम एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे होते हैं, ये ओवर यूज इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन है वेट लिफ्टर्स के अंदर। क्यों? जब हम शोल्डर की बार बार क्लीन कर रहे होते हैं, स्नैच कर रहे होते हैं, तो शोल्डर के ऊपर बार बार हमारी मूवमेंट्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ओवर यूज हो रहा होता है मसल। उस ओवर यूज की वजह से वहाँ पे भी इंजरी आती है। और ये ओवर यूज इंजरी तब होती है जब हम लोगों के एक साइड के मसल स्ट्रेंथन में होते हैं और दूसरी साइड के मसल्स वीक होते हैं। तो देन ये हेल्दी मसल्स ना होने की वजह से ओवर यूज इंजरी आने लगती है। या फिर हमारा जो मसल है, मसल के आगे एक रस्सी लगी होती है, जिसे हम टेंडन कहते हैं, जो जॉइंट के साथ जाके अटैच हो रही होती है, वो इतनी ताकतवर नहीं होती। वो बार बार रगड़ के उसके अंदर क्या होना शुरू होती है, इंजरी कॉज हो जाती है। उससे भी हम ये कहते हैं कि ओवर यूज इंजरी है। नेक्स्ट हमारे पास या तो फ्रैक्चर आ जाते हैं, या हमारे पास हमारे स्पाइन के अंदर, हमारे मोड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुशन्स रखे हुए हैं, उन कुशन्स के ऊपर दबाव है। उन कुशन्स को हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल मतलब कि दो वर्टिब्रास के दरमियान जो डिस्क है उसके अंदर कंप्रेशन आ गया है, दबाव आ गया है। ये आमतौर पर लो बैक पेन में हमारे पास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आमतौर पे आप सुनते भी होंगे कि शैटिका एक कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग अपने घरों में भी सुनते हैं, जी शैटिका हो गया। तो इस शैटिका के अंदर भी ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंप्रेशन जो सा होता है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि शैटिका को कॉज करवाता है। तो ये हमारे पास, ये मैंने यहाँ पर सारी इंजरीज को बताया है कि जो जो हमारी बॉडी के अंदर इंजरीज चलती हैं, और ये हर स्पोर्ट्स पर्सन को होती है, सिर्फ वेट लिफ्टर्स की नहीं बात कर रहा, हर स्पोर्ट्स पर्सन को ये इंजरीज जो सी होती है उनका सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, कॉमन इंजरीज मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि शोल्डर में जो सा है वो हमारे पास रोटेटर कफ टेंडनाइटिस एक वर्ड है, जो कि शायद यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता हो, शायद ना भी पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम लोगों के वेट लिफ्टिंग के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ जो मसल्स हो रहे हैं वो रोटेटर कफ मसल्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि शोल्डर्स में मौजूद हैं। अब रोटेटर कफ मसल्स 4 मसल्स होते हैं ये स्पेसिफिकली, और ये हमारे शोल्डर के इर्द गिर्द मौजूद हैं। यही लिफ्टिंग के अंदर आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, यही जो सा है वो आपकी वेट को जो सा है वो उठा रहे हैं। अब इन 4 मसल्स में से ज़्यादातर, अब मेरे पास जो वेट लिफ्टर्स आते हैं वो कहते हैं जी हमारे शोल्डर में पेन है। और वो पेन क्यों होती है? क्योंकि वो 2 मसल्स को ट्रेन करते हैं, 2 को ट्रेन नहीं करते अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। ठीक है, अपनी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर जब वो 2 मसल्स को ट्रेन करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, एक पिलर है, वो पिलर पे 4 रस्सियां हम लगा दें, ठीक है, एक रस्सी यहाँ से काट दें, एक रस्सी यहाँ से काट दें, तो क्या होगा, वो पिलर या इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। ठीक है, जब तक हम चारों रस्सियों को मजबूती से उसको सही तरीके से नहीं बांधेंगे, उसके अंदर स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक कोई इंजरी, अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, इंजरी नहीं होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे इंजरी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने वेट लिफ्टर्स को कि अपने शोल्डर के चारों मसल्स को, हम 2 मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, बाकी 2 को क्यों नहीं कर रहे, उन 2 को भी करेंगे तो आपके अंदर ये शोल्डर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मेन मसल्स को फोकस करते हैं, हम एक्सेसरी मसल्स को फोकस ही नहीं करते। तो हमारा मोटो होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग सेशन के अंदर अपने एक्सेसरी मसल्स को भी ट्रेन करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड के ऊपर आपके पास एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर के अंदर आप ये मसल्स देख रहे होंगे शोल्डर के जो इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, जिसमें एक लिखा हुआ है, बैक के मसल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें बर्साज मौजूद है, एक बर्सा का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक्रोमियन का वर्ड लिखा हुआ है। एक्रोमियन हमारे पास सबसे ऊपर टिप के ऊपर आप एक फील करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस बोन नजर आएगी चुभती हुई, यहाँ पे एक्रोमियन होता है। और आमतौर पर ये पीछे से मसल जब आगे आता है तो यहीं पे ज्यादा लोगों को पेन होती है जी, हमें कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ओवर यूज की वजह से, वो एक्रोमियन के साथ टच कर रही होती है। ठीक है, ये भी एक ओवर यूज इंजरी है। टेंडनाइटिस का मतलब क्या है? टेंडन मैंने बताया, टेंडन जो कि मसल को बोन के साथ जोड़ है। अब वो टेंडन के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे हम टेंडनाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो रोटेटर कफ टेंडनाइटिस क्या है? ये टेंडन है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है ओवर यूज की वजह से, क्योंकि वीक था हम फिर भी लगे रहे, ओवर यूज हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई। अब एक्रोमियन के साथ टच कर रहा है बार बार वहां पे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, देन आपको पेन
ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे स्कैपुला के बैक साइड से मसल्स आ रहे होते हैं, इसी तरह से नीचे से मसल्स आ रहे होते हैं जो कि एक ही पॉइंट पे आके अटैच कर रहे होते हैं और हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग ये रोटेटर कफ टेंडनाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा, खुद अपना डायग्नोसिस करें कि आपको रोटेटर कफ टेंडनाइटिस तो नहीं है। अगर आपको उन मूवमेंट्स के अंदर पेन हो रही है, इसका मतलब आप रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब कि आपके मसल्स वीक हैं और उन मसल्स की ट्रेनिंग करें, देन आप लोग रोटेटर कफ टेंडनाइटिस को जो है वो उससे बच सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे तो मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरह से आप रोटेटर कफ को जो है वो चेक कर सकते हैं। ये मूवमेंट है, अगर आप फर्स्ट मूवमेंट देखें उसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस स्ट्रेंथ है। उसमें क्या है कि हमारे पास ये जो हैंड है उसको अगर हम इंटरनली लेके जाएंगे तो आपको पेन शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल्स इन्वॉल्व हुआ है। अगर जो है वो मैं यहाँ से कोनी को पकड़ लेता हूँ, पकड़ के इसको खोलता हूँ, बाहर की तरफ खोलता हूँ ऐसे, तो अगर आपको पेन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके मसल रोटेटर कफ मसल जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर मैं पकड़ के ये अंदर घुमाता हूँ फिर आपको पेन हो रही है तो तब भी रोटेटर कफ मसल इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अगर मैं पकड़ के ये घुमाता हूँ, अगर आपको पेन आ गई है तो तब भी रोटेटर कफ मसल इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर इन 4 मूवमेंट्स के अंदर अगर आपको पेन शोल्डर में आ रही है तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो हैं वो रोटेटर कफ के ही हैं कि आपको रोटेटर कफ के जो मसल्स 4 मसल्स हैं उनमें किसी एक मसल में आपको प्रॉब्लम चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4 मूवमेंट्स हैं इन्हीं मूवमेंट से आपको जो है वो पेन फील हुई है तो आप रोटेटर कफ, क्योंकि शोल्डर एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, बर्सास मौजूद हैं, साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है, उसके अंदर कैप्सूल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक मैं आपको एक सुपरफिशियल बता रहा हूँ कि चीज़ के इस तरह से आपने देखना है और इसके बाद नेक्स्ट आपने किस तरह ट्रीट करना है। अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा आपसे तो इसका मतलब कि आपको रोटेटर कफ की जगह कोई और प्रॉब्लम भी चल रही है, देन आपने अपने एक्सपर्ट के पास जाना ताकि वो उसको डायग्नोस अच्छे से करके तो आपको उसका ट्रीटमेंट जो है वो गाइडलाइन दे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ जी, हमारे पास है डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस। डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस ये एक ऐसी टर्म है, शायद बहुत सारे वेट लिफ्टर इस वर्ड से जो है वो आशना ना हो। डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉलर बोन जैसे हम कहते हैं आमतौर पे क्लैविकल होती है, जो कि हमारे पास ये जो पॉइंट एक्रोमियन बोन में बता रहा था कि पिन पॉइंट बोन नजर आती है, इसके साथ जाकर अटैच हो रही होती है। जब हम वेट को उठा के अपना लिफ्ट करके अपने क्लैविकल पर रखते हैं तो यहाँ पर इंजरी के चांसेस जो से होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं वेट लिफ्टर्स को, लेकिन हम लोग उसको डायग्नोज शोल्डर पेन से ही कर रहे होते हैं कि जी शोल्डर पेन ही है, जबकि वो प्रॉब्लम हमारे पास डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस का चल रहा होता है। और उसके अंदर होता क्या है, अगर आप तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर के अंदर एक क्लैविकल की बोन है जो कि पिछली बोन के साथ अटैच हो रही है और रेड पोर्शन आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट होगी। डीजनरेशन से मुराद ये है कि वहाँ पे जो कार्टिलेज मौजूद है, वहाँ पे जो कुशन्स मौजूद हैं वो खत्म होना शुरू हो गए, डिजनरेट होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो अब ये डिजनरेट क्यों होंगे, बार बार ट्रॉमा लगने की वजह से। बार बार आपको पेन हुई, आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, आपने बार बार वेट को उठा के रखना शुरू किया बार बार, तो उससे क्या होगा, ऑस्टियोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ऑस्टियो मतलब बोन, लाइसिस मतलब के खत्म होना, टूट जाना, ठीक है, कि आपकी बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर आपके दोनों बोन्स के दरमियान स्पेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपके क्लैविकल जो है वो उसकी सपोर्ट खत्म हो जाती है, डिस्लोकेट कर जाती है, टूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वो लेवल पे आ जाती हैं। अच्छा, ये डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस होता कैसे है, मैंने अब एक तो बताया कि वेट को बार बार रखने की वजह से माइक्रो ट्रॉमास होते हैं, आप फिर भी कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बोन जो सब कॉर्नर रीजन होता है वो डिजनरेट करने लग जाता है। तीसरा क्या है, ओवर यूज इंजरी, इसमें भी वही चीज़ आ गई, ओवर यूज, बार बार आपने ओवर यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, उसकी ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन आपने कहा जी मैंने वेट उठाना है, ओवर यूज करते जा रहे हैं। ट्रेनिंग करना और एक टेक्निक को यूज करके अपने वेट को उठाना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसमें स्पेसिफिक पेन हमारे पास इंटीरियर साइड पे होती है, एसी ज्वाइंट जिसे हम कहते हैं, एसी ज्वाइंट, एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट, यहाँ पे में पेन हो रही होती है, वो शोल्डर पेन नहीं होती है, शोल्डर पेन इज समथिंग एल्स। अच्छा, इसमें हमारे पास होता क्या है,
एक मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, फॉरवर्ड एंड लेटरल फ्लेक्शन। ये हमारे पास ये मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स में आपको पेन जो सी है वो होती है आमतौर पर। हॉरिजॉन्टल अडक्शन, इंटरनल रोटेशन, फॉरवर्ड एंड लेटरल फ्लेक्शन। फॉरवर्ड ये फ्लेक्शन शोल्डर की हो रही है फॉरवर्ड, लेटरल ये इसमें आपको पेन्स आएगी एक ही पिन पॉइंट जगह पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल अडक्शन, अंदर की तरफ आपको यहाँ पे पेन आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंटरनल रोटेशन, अंदर की तरफ रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ पे। ये वो मूवमेंट्स हैं जिस मूवमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहीं डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस की तरफ तो नहीं जा रहे, ठीक है। तो इनसे आपको पेन होगी, क्योंकि ये तब होती है जब हम ओवरहेड मूवमेंट्स बार बार करते रहते हैं। अब इस ओवरहेड मूवमेंट्स में आप देखें शोल्डर की फ्लेक्शन हो रही है, इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ, और साथ के एडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स जब हम बार बार करते रहते हैं तो इन्हीं मूवमेंट्स में जो सा वो पेन हमें आ जाती है, और देन वो हमारे पास डिस्टल क्लैविकल ऑस्टियोलाइसिस की तरफ जो था हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर जो सा है वो हम लोगों ने, मैंने बताया कि हम इससे प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन, ये जो कॉलर है, ये कॉलर हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग सेशन में यूज़ कर सकते हैं, नॉट कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन के अंदर ये रूल्स के खिलाफ है कि आप वहाँ पे इन कॉलर्स को यूज़ करें। ये कॉलर्स को जो सा है वो सिर्फ आपने ट्रेनिंग सेशन में यूज़ करना है ऑस्टियोलाइसिस से बचने के लिए, कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं और उस हैवी वेट को अगर आप रख रहे हैं तो हम वो कॉलर को यूज़ कर लें, ताकि जो सा है वो हम लोग इस इंजरी से प्रिवेंट हो जाएं, ताकि हम अपने कंपटीशन की तरफ जा सकें। जब आप इस कॉलर को यूज़ करके वेट उठाने के काबिल हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली उसकी जो सी है वो स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग जो सी है वो हमारे मसल्स की हो जाएगी, और देन आप उसको ट्रेनिंग भी करेंगे मसल्स को, तो हमारे पास जो सा बहुत सारी जो इंजरी के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पेक्ट मेजर रप्चर, हमारे पास यहाँ पे एक मसल होता है जो कि थोरैसिक लेवल पे एंटीरियर चेस्ट पे मौजूद है। ये आमतौर पे नज़र भी आ रहा होगा, मैंने तस्वीर पे दिखाया हुआ है। ये भी आमतौर पर ट्रेनिंग सेशंस के दौरान वेट लिफ्टर्स को पेक्ट मेजर का रप्चर, मसल टूट जाना जो सा होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड हमारे पास इंजरी आ रही है वो नी ज्वाइंट के अंदर, कि आमतौर पर वेट लिफ्टर्स को नी ज्वाइंट में भी पेन होती है, वो किन किन वजूहात से होती है। इसमें हमारे पास, अगर आप ये तस्वीर में देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी बोन है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं पटेला, इसमें लिखा भी हुआ है पटेला बोन, पटेला बोन, और इसके साथ एक मसल को आप देख रहे हैं अटैच हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रिसेप टेंडन। क्वाड्रिसेप टेंडन और पटेला के दरमियान जो है वो हमारे पास इंजरी के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, इससे हम ओवर यूज इंजरी की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास पटेला के नीचे जब जाएं हम, तो पटेलर टेंडन है जो नीचे वाली बोन के साथ अटैच हो रहा है, इसे हम लिए एक लिगामेंट भी है, तो यहाँ पे भी जो है वो इंजरी के चांसेस होते हैं। जब हम बेंड हो के सीधा होते हैं तो ये हमारे पास पटेला एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको पेन जो है नी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा और पेन जो है वो किस तरह से हो सकती है, अगर आप यहाँ पे देखें इसी जॉइंट के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक लिगामेंट है जो कि दोनों बोन्स के दरमियान मौजूद है। इसकी इंजरी हो जाए तो आपकी बोन जो सी है वो जॉइंट जो है वो एक जैसा नहीं रहता, उसमें थोड़ी सी सबलक्सेशन जो सी है वो आ जाती है। आमतौर पे वेट लिफ्टर्स को अंदर पीसीएल की इंजरी होती है। पीसीएल का मतलब है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है पोस्टीरियर। क्यों, जब हम सीधे होते हैं तो हम नी को जर्क मारते हैं पीछे की तरफ, जब पीछे की तरफ जर्क मारते हैं तो पोस्टीरियर साइड में लिगामेंट होता है, उसके इंजरी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या हमारे पास आता है मनिस्कल टियर। मनिस्कल क्या होता है, हमारे दोनों जॉइंट्स के दरमियान, मतलब कि एक बोन ऊपर है एक बोन नीचे है, उनके दरमियान ने कुशन रखे हुए हैं, उसे हम कहते हैं मनिस्काई। जब हम उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो देन हमारे पास जो है वो मनिस्कल टियर, क्योंकि जब हम क्लीन एंड जर्क करते हैं जंप मार के हम लोग नीचे आते हैं, तो जंप मार के जब हम वेट उठा रहे होते हैं तो देन हमारे पास वहाँ पे मनिस्काई के ऊपर इंजरी चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इन इंजरीज को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इन इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए मैंने तो एक चीज पहले बताई है आपको कि अपनी ट्रेनिंग करें, नी जॉइंट के मसल्स की ट्रेनिंग करें। आपके मसल इतने स्ट्रेंथन हो कि वो जॉइंट के ऊपर लोड डालने ही ना दें, आपके मसल्स इतने काबिल हों कि वो वेट जो आपने उठाया हुआ है, जो फोर्सेज आ रही हैं वो जॉइंट के ऊपर कम से कम जाएं और मसल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। तो इतने काबिल आपके मसल्स होने चाहिए। दूसरा, हम लोग जो है वो ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, नी जॉइंट के ऊपर ब्रेसेस पहन के हम लोग इन इंजरी से जो है वो प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट जॉइंट।
रिस्ट जॉइंट जो है ये भी कॉमन इंजरी है वेट लिफ्टर्स के अंदर या आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स के अंदर। जो भी एक्सरसाइजेज हैं, फॉर एग्जांपल पुशअप्स हो गया, उनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स करते हैं तो हमारे पास रिस्ट के जो एक्सटेंशन साइड है यहाँ पर इंजरी के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब हम यहाँ क्या करते हैं, जब वेट को उठाते हैं, जब वेट को उठाया होता है तो यही मूवमेंट है हमारे पास, और यहाँ पर क्या होता है कि ये बोन्स आपस में अप्रोक्सीमेट कर जाती हैं। यहाँ पर लिगामेंट की इंजरी भी हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइपर एक्सटेंशन की वजह से बोन्स आपस में आर्टिकुलेशन जो होती है उनकी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंप्रेशन फ्रैक्चर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वहाँ पर जो से हैं वो ओवर यूज इंजरी की वजह से वहाँ पर जो मौजूद बर्साज मौजूद हैं, वो कुशंस मौजूद हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन आ सकती है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमारे पास मसल्स हैं, वहाँ पर मसल्स की इन्फ्लेमेशन, टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, वो भी ओवर यूज इंजरी की तरफ आ जाता है। तो जब हम अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज करते हैं, हमारे पास पुशअप्स आ गए, क्लीन आ गया, स्क्वाट्स आ गए, बेंच प्रेस आ गया, उसमें भी बेंच प्रेस के अंदर भी हमारे पास ये मूवमेंट होती है रिस्ट की, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सटेंशन साइड के ऊपर पेन आ रही होती है, और यहाँ पर बहुत सारे वेट लिफ्टर्स के अंदर मुझे देखने को मिलती है। इसकी भी खास वजह ये होती है कि हम लोग अपने फोरआर्म को ट्रेन ही नहीं करते। हमारी जो ट्रेनिंग यहाँ चल रही होती है, यहाँ चल रही होती है, यहाँ चल रही होती है, फोरआर्म के मसल्स को हमने भूला होते हैं। क्योंकि जब हम फोरआर्म के मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हमारी रिस्ट वीक रहेगी। जब रिस्ट वीक रहेगी, लोड उठाते हुए यहाँ जब रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिस्ट जॉइंट के ऊपर लोडिंग ज़्यादा होगी और जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलती है, बैक पेन। बैक पेन में क्या होता है, बैक पेन हम लोग जब भी जाते हैं हम ये कहते हैं जी पट्ठे का दर्द निकल गया, पट्ठा चढ़ गया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इस तरह की हमारे पास टर्म सुनने को मिलती हैं। जबकि कुछ हद तक आप लोग ठीक भी होते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टर्स में सबसे पहले जो फोर्स आ रही होती है वो मसल्स के ऊपर आ रही होती है। हम लोगों ने एक सीक्वेंस ले जाना होता है। सबसे पहले ऊपर स्किन है, फेशियाज हैं, फिर मसल्स हैं, फिर मसल्स के नीचे जाएंगे तो हमारे पास बोन्स आती हैं। हम डायरेक्ट या तो सबसे पहले बोन्स की तरफ पहुंच जाते हैं, जी बोन में कोई मसला हो गया है, ठीक है, या सबसे पहले हम क्या कहते हैं जी पट्टे के पट्ठा चढ़ गया, नार के ऊपर नार चढ़ गया, इस तरह की पोजीशन हमें देखने को सुनने को मिलती हैं टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैक पेन क्लीन एंड जर्क के अंदर हमारे पास ज़्यादा कॉमन है बैक पेन की, क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी फोर्स जो सी है वो बैक पे जो सी होती है वो एक्सर्ट कर रही होती है, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हमारे बैक के मसल्स वीक होंगे, बैक की ट्रेनिंग नहीं की होगी, तो वहाँ पर मसल स्पैज़म हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने मसल्स के बारे में बताया कि मसल स्पैज़म हो जाएंगे। मसल्स के अगर वीक होंगे तो फोर्स कहाँ पर डायरेक्टली एक्सर्ट करेगी, आपकी बोन्स के ऊपर। बोन्स के हमारे वर्टिब्रा, हमारे मोड़े, ठीक है, उन मोड़ों के ऊपर फोर्स आएगी। जब मोड़ों के ऊपर फोर्स आएगी तो ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये एक ऊपर मोड़ा है, एक नीचे मोड़ा है, दरमियान में नीले रंग की एक डिस्क मौजूद है। ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो मैंने पहले आपको बताया था। इसके ऊपर दबाव आ जाएगा। जब इसके ऊपर दबाव आ जाएगा, नसें गुजर रही होती हैं, वो नसों के ऊपर दबाव आ जाएगा। जब नसों के ऊपर दबाव आएगा तो वो नसें जहाँ जहाँ से गुजरेंगी वहाँ वहाँ पे पेन आपको रहेगी। जो आप कहेंगे जो मेरी टांग में भी दर्द आ रही है, मेरी टांग के अगले हिस्से में भी दर्द आ रही है, मेरा पाँव भी सुन्न हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर तो जब हमारे पास मसल्स ताकतवर होंगे तो वो मसल्स फोर्स उसके ऊपर जाने बहुत कम देंगे। जब फोर्स कम जाएगी तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंप्रेशन नहीं होगी। जब वहाँ पे कंप्रेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो मोड़ों के मसाइल हैं वो हमारे पास कम से कम हो जाएंगे। जिस बंदे को मोड़े हुए मसाइल हो जाते हैं तो देन वो ट्रेनिंग छोड़ देता है और वो जो है वो अपनी उस मसाइल को हल करने के लिए चला जाता है, तो उसकी सारा का सारी कैरियर जो है वो पीछे खराब हुआ। तो उसकी एक गलती की वजह से कि वो सिर्फ शोल्डर को ट्रेन करता रहा, वेट उठाने के लिए बैक को ट्रेन नहीं किया। बैक को ट्रेन करता तो वेट उठाना उसके लिए आसान हो जाता। तो जब हमारे पास जॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो उससे हम टर्म देते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो गई है कि वहाँ पे जॉइंट मोड़ा है वो टूट ही है, उसका टर्म हमारे पास होता है स्पॉन्डिलोलाइसिस। अब वो आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है। ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको देख के जो है वो बताएंगे किस तरह से। और आमतौर में आपको बता दूं कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो सी है प्रॉब्लम्स यंग के अंदर बहुत कम होती हैं, ठीक है, लेकिन जो एजेड होते हैं, जो हमारे कोचेज़ हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनमें जो है हमारे पास कंप्रेशन डिस्क के ऊपर जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, यंग के अंदर ज़्यादातर जो मसला आते हैं वो फेसिड जॉइंट्स के आते हैं। फेसिड जॉइंट्स क्या होते हैं कि हमारे मोड़ों के पीछे एक जॉइंट होता है, एक ऊपर वाला मोड़ा और नीचे वाला मोड़ा जहाँ पे अटैच हो रहा होता है ना, दोनों आपस में जॉइंट बना रहे होते हैं, उस जॉइंट को हम कहते हैं फेसिड जॉइंट। और फेसिड जॉइंट वहाँ पे क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं,
जब हम वेट उठा के सीधे होके ऊपर जाते हैं तो फेसिक जॉइंट वहाँ पे लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक ही पिन पॉइंट पे पेन रहती है। आप कहते हैं सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे पेन है, तो वहाँ पे क्या हुआ होता है, आपका फेसिक जॉइंट लॉक हुआ होता है। तो देन हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपके कायडो के थ्रू, जिसे हम कहते हैं जी कड़ाके निकाल दिए मेरे, वो कड़ाकों में क्या होता है, वो यही होता है कि आपके फेसिक जॉइंट्स की जो लॉक हुए होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है। जब वो ओपन हो जाते हैं तो आपकी सप्लाई बेहतर हो जाती है और आपकी पेन जो सी होती है उसमें मैनेज हो जाती है। आपकी मसल्स उस फेसिक जॉइंट लॉक होने की वजह से ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जब उसको खोला जाता है तो वो अलाइनमेंट बेहतर हो जाती है और मसल्स जो से होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर जो है हम लोग, मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेनिंग किस तरह से हम लोगों ने करनी है, हमारी बेसिक्स क्या है ट्रेनिंग की। सबसे पहले जो ट्रेनिंग करते हैं उनमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो क्या, हमारे पास ईट है, स्लीप है और ट्रेनिंग है, ट्रेन है। अगर हम सही तरह से नहीं खाएंगे, हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। अगर आप रात को मोबाइल यूज़ करते रहेंगे और दिन में सिर्फ आप लोग 4 से 5 घंटे सोएंगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही करते जा रहे हैं और अगर आपकी ट्रेनिंग भी बेहतर नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एक वेट लिफ्टर को कम से कम 9 से 10 घंटे सोना ज़रूरी है। 9 से 10 घंटे अगर वो सोएगा तो देन जो है वो अपनी उसकी बॉडी की रिकवरी होगी, उसके मसल्स जो हैं वो हेल्दी होंगे, उसका मेंटल लेवल जो है वो अच्छा होगा, उसकी फिजिक अच्छी होगी, उसके हार्मोन्स बेहतर रहेंगे। मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे वेट लिफ्टर्स कहते हैं जी हम लोगों के हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं। क्यों डिस्टर्ब हुए हैं? क्योंकि आप लोगों की अपनी स्लीप बेहतर नहीं है। आप जब स्लीप बेहतर करें, अपनी डाइट बेहतर करें, देन ये 2 चीज़ें जब बेहतर होंगी तो आपकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट कभी मौका मिला तो मैं ईट और स्लीप को थोड़ा सा बेहतर तौर पर आपको बताऊँगा कि इसके अंदर किस तरह से हम लोगों ने इसको मैनेज करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो काइंडली वो रेज कीजिएगा, तो उम्मीद है कि उसका आंसर जो है हम लोग कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हैं आप लोगों ने लेक्चर सुना, अगर किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकता है। जी, आप सबने इंजरीज इन वेट लिफ्टर्स और उसकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से लेक्चर आपने वेबिनार लिया है। इसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ सकता है। जी, मुझे क्वेश्चन किया है कि रूम डॉक्टर कितने हैं? साहब, एक्चुअली ये था, एक क्वेश्चन था मेरा ना, लैपटॉप, सॉरी, मैं सबको बताता चलूं, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा जो है ना वो उसका माइक का इशू हुआ है कोई ना, तो उसके माइक के लिए जो मुझे ना दोबारा फिर ये अपने सेल फोन से ज्वाइन करना पड़ा है। तो होपफुली आप सब अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर साहब, आपको पिन कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे पिन क्वेश्चन, और वो ये था कि उनके ना लेफ्ट नी में और उनकी जो एल्बो और रिस्ट है एक साइड की, उसमें पेन है अंदर की तरफ, इन साइड पेन है मम्मी, उनकी। कह रहे थे आपका जो कोई घुटना आप है अगर कोई उसमें अगर अंदर कोई की तरफ रिकमेंड करें आप उनको कुछ मतलब है पूरे कि कोई घुटने पे सजेशन, कोई ऐसे तरीकेकार बताएं कि वो जो है वो उसको कर सके, ओवरकम। अंदर वाली साइड ना। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले तो जी साकिब भाई, मुझे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जिन्होंने क्वेश्चन किया है उन क्वेश्चन की उस पार्टिसिपेंट की एज कितनी है? साकिब साहब, आपका माइक बंद है, काइंडली अपना मोबाइल का माइक ऑन कीजिएगा। सॉरी सॉरी, ये ना इनका जो एज है 30 के राउंड अबाउट है इनकी एज, और ये प्रोफेशनल जो है वो वेट लिफ्टर हैं और नेशनल लेवल पे जो है ना इन्होंने मेडल्स विन किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि मैंने जैसे कि लेक्चर में बताया था कि 3 जगह हैं जहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपका एल्बो आ गया,
आपका शोल्डर आ गया और आपका नी आ गया, इसके अलावा बैक पेन आ गई। ठीक है, अब जो चीज़ है कि अगर इंटरनल साइड पे पेन उनको आ रही है, एल्बो के भी और नी के भी इंटरनल साइड पे, अंदर वाली साइड पे उनको पेन आ रही है, इसका मतलब ये है कि इनकी ज्वाइंट की जो अलाइनमेंट है वो एक तरफ के मसल्स जो से हैं वो टाइट हुए हुए हैं और एक तरफ के मसल्स जो से हैं वो वीक हुए हुए हैं, जिसकी वजह से एक मुकम्मल प्रेशर जो सा है वो अंदर वाली साइड पे पड़ रहा है और ज्वाइंट की फिक्र हुई होगी। ये सिर्फ अभी क्वेश्चन आपका सुन के तो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इसकी जो प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है वो पेशेंट सामने होगा, मैं इनकी मुकम्मल एनाटॉमिकल पोजीशनिंग देखूंगा तो पता चलेगा कि कौन सा जॉइंट के अंदर कौन सा एरिया जो सा है वो इन्वॉल्व हुआ हुआ है। बहरहाल इसमें ये है कि अगर तो ये पेन उनको बहुत अरसे से है तो उसके लिए तो अभी तो फिलहाल एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करें और साथ अपनी ट्रेनिंग जो सी है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें अपनी ट्रेनिंग को, और वो ट्रेनिंग इस तरह से करें कि आपके जो ट्रेनिंग सेशन और जो आपका वार्म अप सेशन है इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हो। ट्रेनिंग सेशन वार्म अप सेशन अपना चेंज करें, वार्म अप सेशन के अंदर आप ट्रेनिंग वाली चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें, ट्रेनिंग वाली चीज़ें अलग रखें और वार्म अप वाली चीज़ें अलग रखें, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो सी है ना वो बेहतर तौर पर ताकतवर होंगे और आप जो है ना वो बेहतर तौर पे मसल्स ट्रेनिंग होगी, जिसकी वजह से आपकी पेन जो सी है वो मैनेजमेंट हो सकती है। बाकी जो सा है वो अगर तो वो वीडियो में आ जाए तो और मुझे दिखा दें कि किस गॉट तरह इट। से किस अपना पेन है तो मैं डॉक्टर मजीद बेहतर साहब, बता सकती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, गॉट इट। आपने काफी माशाल्लाह अच्छा गाइड किया। मैं ये रिकॉर्डिंग इसकी जो है ना वो जारी है, और अगर वो किसी भी वजह से नहीं ज्वाइन कर सके हैं तो हम लोग उसको उस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना वो उनको दिखा देंगे, ताकि होप ही विल गेट योर पॉइंट। मतलब जो आपने उसको उनको प्रिवेंशन या उनको जो रिहैब का एक तरीका बताया वो उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास डॉक्टर साहब। जो मदीहा मुबशर हैं, ये हमारी पार्टिसिपेंट, इन्होंने पूछा है कि न्यू वेट लिफ्टर्स कितने वेट से स्टार्ट करेंगे। मतलब आई डोंट नो, मतलब ये इन्होंने क्लैरिटी इसमें आई गेस नहीं है। तो मदीहा मुबशर, अगर आप अटेंड कर रही हैं इसको, तो आप काइंडली थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर सकें अपने क्वेश्चन को। तो मीनवाइल वासिफ हनीफ भट्ट साहब हैं, ये फॉर्मर चैंपियन है पाकिस्तान के। तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका आई गेस कोई रेज हुआ हुआ था हैंड। काइंडली आप गो अहेड, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ अवेलेबल। माइक जो है वो ऑन नहीं किया हुआ। वासिफ हनीफ भट्ट साहब, आपका माइक आई गेस ऑफ है, तो अगर आप प्लीज उसको ऑन करके तो कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली। उनका क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, वो कह रहे हैं आई गेस उनका कोई इशू है। यस, उनका आई गेस माइक ऑफ है, वो कोई कमेंट्स में उनको बताया जा रहा है। तो मदीहा जो हैं वो, अगर आप सुन पा रही हो तो काइंडली अपना जो है, हाँ, इन्होंने इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। इन्होंने कहा न्यू वेट लिफ्टर एज 7 इयर्स वो कितने वेट से स्टार्ट कर सके करेंगे। ये थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा अच्छा, इनको। इसमें ये है कि वेट लिफ्टर्स जो सा है, एक तो जब भी वेट उठाते हैं सबसे पहले तो उनकी फिजिक जो सी होती है वो मैटर करती है कि उसकी फिजिक किस तरह की है, कि वो लीन है या फैटी है, उसकी बेस के ऊपर जो सा होता है वेट उठाना होता है। आप जब वेट लिफ्टर्स अपना वेट उठाते हैं आप अपने वेट के लिहाज से वेट को उठा रहे होते हैं। ठीक है, आप ये नहीं होता कि अपना वेट आपका कम होगा और आप उससे ज्यादा जो सा वेट जो सा है उसके कंपैरेटिवली डबल आप वेट उठा सकते हैं, आप ज्यादा वेट उससे नहीं उठा सकते। इसमें चीज ये आ जाती है कि मेन ये क्वेश्चन तो कोचेज जो से हैं वो इस चीज को गाइड करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो सा होता है वो सिर्फ ये बता सकता है कि वेट आपने जो उठाया है उससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो, और उन प्रॉब्लम्स को जो सा है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं इतना बताता जाऊँ चलूँ कि वेट जो है वो 7 इयर्स ओल्ड की बच्ची है, जाहिर सी बात है वो भी ज्यादा वेट नहीं उठा सकती, तो वो मेरे हिसाब से पाउंड्स के अंदर वेट उठाए, अभी केजी के अंदर ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। आपका ये भी ठीक आ है। गया है। और
इसके अलावा और यूज वेरी लाइट पे, ठीक है। और इसके अलावा जो किसी का क्वेश्चन, जी सर, मासूम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। काइंडली मासूम, आप क्वेश्चन कीजिएगा, पूछिएगा। यहाँ पे टाइप कर दें, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वॉइस हेयरिंग और माइक के इश्यूज आ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपका क्वेश्चन पढ़ के जो है ना वो डिलीवर कर दिया जाएगा डॉक्टर उसामा साहब को। प्लीज आप यहाँ पे बता दें क्वेश्चन अपना। जी, जितने पार्टिसिपेंट्स, मैं दोबारा से बताता चलूं, जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन जो है वो प्लीज कीजिए। हमारे पास डॉक्टर साहब जो है वो मौजूद हैं इस वक्त। जी, एक आपका मदिहा आपका शुक्रिया अदा करिए डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। मासूम भट्टी, जो आपके क्वेश्चन का हम लोग वेट कर रहे हैं। आई गेस आप लिख रहे होंगे। एक अब्दुल रहमान है, इनका क्वेश्चन आया है, सर जी क्या वेट लिफ्टिंग हार्मफुल है हमारे लिए? मतलब आपका अब्दुल रहमान, आप काइंडली थोड़ा सा एज बताएं। आप वेट लिफ्टर हैं, क्वेश्चन से तो हमें अंडरस्टैंडिंग आई है यहाँ कि जरा आप भाई वेट। देखो, मुशरा आपकी मम्मा आई है। मुशरा देखो को 16 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर साहब, 16 ईयर्स ओल्ड है अब्दुल रहमान। तो ये कह रहे हैं कि क्या इससे इनके लिए वेट लिफ्टिंग हार्मफुल हो सकती है? ये एक थोड़ा सा देखिए कॉमन ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मुझे सुनने को मिलते हैं। वो ये हैं कि बाज़ दफ़ा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को जिम ज्वाइन करवा सकते हैं, वेट उठवा सकते हैं, इस तरह से उनके कद छोटा तो नहीं रह जाएगा, उनकी बॉडी या उनकी फिजिक के ऊपर जो कोई असर तो नहीं आएगा। तो मैं उनको ये क्वेश्चन कहता हूँ कि हमारे एक बुक में है वुल्फ लॉ। वुल्फ लॉ जो है वो ये कहता है कि वेट उठाने से आपकी बोन्स जो सी होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। आप जितना वेट उठाएंगे आपकी बोन की जो सी है वो ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि वेट जो सा है वो उठाने से आपकी हाइट के ऊपर असर। ये है कि आप अपनी बॉडी अपनी फिजिक के लिहाज से वेट उठाएं, अपनी मसल्स की ट्रेनिंग करके वेट उठाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो सा वेट, आपकी बॉडी आपकी फिजिक वीक है और आप डबल वेट उठाने की कोशिश करें। तो अपनी जो सी है वो वेट को ज्यादा बेहतर उठाने के लिए अपनी फिजिक को जो सा बेहतर करें, उसके बाद आप वेट उठाएं। और जितना आप, और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादा वेट उठाना कोई बहादुरी नहीं है। आप लो वेट के साथ भी अपनी बॉडी को ट्रेन करें। जब अगर आप लो वेट के साथ अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं तो आप बहुत अच्छी अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सर और आया है मदीहा मुबशर की जानिब से। वो कह रही हैं कि मेरी मदर है, उनको नी पेन है और उनकी जो एज है वो 62 ईयर्स है। तो इस एज ग्रुप के साथ आप क्या रिकमेंड देखिए रिकमेंड जब करेंगे? काइंडली एज, प्लीज द माइक इज ये योर्स। जो बताइए पेन एज 62, ये एज रिलेटेड और ये हम लोग की वॉक नहीं है, ये डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। इसमें इसको हम बेहतर इस तरह से कर सकते हैं कि आप मसल्स की जो सी है वो एक तरफ के मसल टांग के बैक के मसल्स हैं वो हमारे बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं जो होते हैं। लेकिन ये है कि जो डीजनरेटिव चेंजेस आ चुकी हैं
जो बोन हमारी खराब, जॉइंट हमारा खराब हो चुका है, वो दोबारा से रिकवर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको हम बेहतर करके पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है और इसके सर, अलावा थैंक यू। और इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा था। ये जी मैं आपको मेरा क्वेश्चन है, बीइंग अ होस्ट मैं मेरा अटेंडेंट, क्वेश्चन है, मुझे एक नई बीइंग अ होस्ट चीज मैं सीखने को मिली आपसे। अटेंडेंट लेकिन मिली आपसे। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा मैं क्वेश्चन ये ये था कि जानना चाह मैं रहा था ये जानना आपसे चाह कि रहा था आपसे कि अगर तो ये अगर आपने तो वुल्स लॉ आपने कुछ रूल्स बताया लॉ था, कुछ बताया इसके था, बारे में इसके थोड़ा बारे में सा थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ अगर आप कर सके डॉक्टर साहब प्लीज। वुल्फ जो सा था हमारे बायोमैकेनिस्ट था एक, उसने आके जो सा था ये एब्रिविएशन थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, थोड़ी मुझे इसकी एब्रिविएशन अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। ये बताया, एब्रीविएशन थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, थोड़ी मुझे इसकी एब्रीविएशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। वुल्फ बायोमैकेनिस्ट था, उसने आके ये बताया था कि किस तरह से बोन जोन सी है उसके ऊपर, जब हम बोन के ऊपर या जॉइंट के ऊपर जब हम क्या करते हैं, कोई भी फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, तो हमारी बोन की मिनरलाइजेशन जो सी होती है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन जो सी होती है वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो वेट डालने से वेट बढ़ता है। एक ये चीज भी कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि ये मुझे बहुत अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर ये चीज सीखने को मिली कि आप अपनी बॉडी के ऊपर वेट डालने से आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा। इससे मुराद ये होता है कि जितना वेट उठाएंगे आपकी बॉडी के अंदर उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी बोन जो सी है वो डेवलप, ये सब चीजें जो सी हैं वो स्ट्रेंथन की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जो सी हैं वो अक्सर आप ये देखिए कि जो बंदा जिम करता है और जो बंदा जिम नहीं करता, उन दोनों में क्या होता है, अच्छी खासी जो सी है वो डेवलप आपको नजर आएगी। दूसरी की चीज होती है उनके मसल्स आपको अच्छे खासे स्ट्रेंथन नजर आएंगे एज कम्पेयर टू जो बंदा जिम नहीं करता, जो बंदा वेट नहीं उठाता। तो इससे आपको देखना है कि वेट उठाने से उस बंदे का अपना वेट जो है वो बढ़ा है, उसकी बॉडी जो है वो अच्छी डेवलप की है, उसकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग हुए हैं, उसके जॉइंट स्ट्रांग हुए हैं। ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि वो जिम में जाके वेट उठाता था। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है कि जितना हम फोर्स अपने पे आपकी बोन उठा सकती हैं, उन फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जो हम ज्यादा उठा लेते हैं जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इतना वेट आपने नहीं उठाना, जितना वेट आप उठा सकते हैं उतना आप उठाएं। और मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि कम वेट और ज्यादा बार उठा लें तो आपके मसल भी स्ट्रांग होंगे, आपकी बोन्स भी बेहतर डेवलप होंगी, आपकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, आपकी पावर अच्छी होगी, और मेन चीज आपकी एंड्योरेंस अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया साहब डॉक्टर साहब, रहनुमाई का। रहनुमाई मुझे का। मुझे मेरे ये लिए भी काफी काफी नॉलेजफुल नॉलेजफुल था ये था ये जो आपने जो बताया आपने ये ये चीजें। चीजें। इसकी इसकी बहुत ऑफन मोस्ट मैं ऑफन मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल जरूर जरूर कोट करता कोट था, करता लेकिन था, मुझे लेकिन जो मुझे जो इसकी एग्जैक्ट एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है टर्मिनोलॉजी है ये ये मिसिंग थी, मिसिंग तो थी, तो आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, आपने इससे इससे जो है वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा आसानी दी। आसानी। हमारे पास सर मजीद 5 मिनट और हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। यहाँ पे मैं सबको ये बताता चलूँ, हम लोग हमारे पास सर मजीद प्रोफेसर फिजर रियाज राजा साहब के शुक्रगुजार हैं कि जो वो ट्रेनिंग 5 मिनट्स टेक्नोलॉजी और से हैं, रिलेटेड किसी जो का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन हो तो वो रिलीज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो उनका रिलीज हो रहे रिप्लाई हैं, कमेंट सेक्शन वो उनका रिप्लाई में कमेंट सेक्शन में ही वो उनको दे रही है। दे रही है। तो तो प्रोफेसर प्रोफेसर रियाज फिजर राजा रियाद राजा साहब साहब, आपका बहुत आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू फॉर योर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको मैं बताता आपको चलूं कि बता ये चलूं डॉक्टर कि साहब का ये जो डॉक्टर साहब का जो सेशन था, ये ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया शॉर्ट था, लेंथ शॉर्ट किया लेंथ था। किया था। उसकी रीजन ये थी कि उसकी जो रीजन जूम ये थी का कि सेशन है जो वो जूम का सेशन है 20 वो 40 मिनट्स का होता है, 40 तो मिनट्स का हमने होता है, उसको 40 तो मिनट्स हमने के हिसाब से मिनट्स के थोड़ा श्रिंक हिसाब से कर दिया थोड़ा था, छोटा श्रिंक कर दिया कर था। दिया था, छोटा कर दिया था। लेकिन आप लेकिन आपके आप पास जो आपके ईमेल एड्रेस आप लोगों जो ने आपके हमें ईमेल दिए एड्रेस थे, जो आप जिस लोगों जिस ने पे आपने हमें रजिस्ट्रेशन दिए की थे, थी, जिस पे उन आपने पे रजिस्ट्रेशन की आपको थी, जो है वो उन पे इसका फुल आपको जो सेशन, है जो वो फुल लेंथ इसका सेशन फुल है, सेशन, जो जो फुल कि लेंथ 1 सेशन घंटा है, 2 मिनट का जो है कि गालबन, 1 घंटा 2 मिनट वो का है वहाँ पे गालबन, लिंक पे शेयर कर दिया वो जाएगा, वहाँ और पे वो लिंक लिंक पे शेयर कर आपको जो दिया है जाएगा, वो और वो लिंक आपको जो है वो आपकी ईमेल के जरिए भेज आपकी दिया ईमेल जाएगा। के तो जरिए भेज दिया जिसको जाएगा। तो रहनुमाई जिसको चाहिए हो रहनुमाई चाहिए वो हो वो इस लिंक से जो है से वो जो है वो प्रॉपर प्रॉपर ले रहनुमाई सकता ले है, सकता है, जिसमें जिसमें डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब ने ने इसके बाद इसके भी बाद भी काफी काफी चीजों चीजों के के ऊपर जो है वो डिस्कशन की डिस्कशन है, की हुई है, और और बड़ी बड़ी डिटेल डिटेल्ड डिस्कशन की डिस्कशन है। की हुई है।
यहाँ पे आपको एक और बात बताते चले कि कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, तो जो हमारी कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि तमाम के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इस सेमिनार के बाद तकरीबन विद इन 2 वीक्स आपको आपके गिवन ईमेल एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे, और आप उनको अपने जो है वो टाइमली चेक कीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस, ताकि आपको जो है वो अपने सर्टिफिकेट से के बारे में आगाही मिल सके। लास्टली किसी का कोई क्वेश्चन ये आगे है? आई गेस क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग स्पेसिफिक है और वो ट्रेनिंग से आ रहे हैं, और उसके आंसर आई गेस कमेंट सेक्शन में खजर साहब प्रोफेसर खजर साहब दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और सेशन जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट था यहाँ पे, मेरा जो मेरा बस माइक था वो थोड़ा सा इशू कर गया, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ आपके लिए, आप सबसे जिनको इनकन्वीनियंस जो है वो आई। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी सेशन में जो है आपको हम लोग किसी तरह का कोई आपके लिए वेबिनार जो है वो हम लोग ऑनलाइन लेके आएंगे, ताकि आपको बैक वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एट अ टाइम एक टाइम के ऊपर मुख्तलिफ सूबों में आप अपने घर पे बैठ के तो वेट लिफ्टिंग के हवाले से जो एजुकेशन है वो एक्वायर कर सके, हासिल कर सके, और इसके बाद इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन, होप यू लाइक इट। आप अपनी आरा से हमें ईमेल में जो है वो आगाह कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह के और सेशन जो है हम लोग कोशिश करेंगे, अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगे कि लेके आए और आप लोग इससे जो है ना मुस्तफीद हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, बेस्ट विशेस, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर साहब आपका।